हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है चैप्टर 12 उसकी समरी करते हैं। उसका शॉर्ट में पूरा चैप्टर को समझते हैं, क्या है उसके फार्मूलाज, उसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सेल या बैटरी जो आप यूज करते हैं वो क्या चीज है ना। तो मैंने एक बनाया है, ये एक बैटरी है या सेल है, जो भी आप ले लो। तो सपोज उसके अंदर कुछ केमिकल है, वो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाता है, और जो पॉजिटिव आयन है, जो उसमें एटम है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एक आयन बन गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर नीचे आ जाएगा और यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये ऊपर जो है इस तरफ में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन ये ऑलरेडी ये चार्ज जो है सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये चार्ज के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और निगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और वो फर्दर जो चार्ज जो इकट्ठा हो रहा था, कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, उसको कॉन्सेंट्रेट होना रुक जाएगा वो। ओके, अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों आपस में सेल के अंदर में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी ने रिएक्शन करके उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया है, और उसको एक पोटेंशियल दे दिया है। क्या कि चार्ज को सेपरेट कर दिया, तो चार्ज को तो न्यूट्रलाइज होने के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो क्या करेगा, जहां भी उसको जगह मिलेगी वो वहां फ्लो होना शुरू करेगा। तो आप क्या करते हैं, ये वायर से, कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से मूव करके यहां जा करके इधर से ये पॉजिटिव जो आयन है उसके साथ में मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो बैटरी है सारे चार्ज उससे खत्म हो गए, हम बोलते हैं बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई। तो ये बैटरी जो है इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल में अभी एक एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल आ गया है, वो भागेगा पॉजिटिव आयन से मिलने के लिए। अब ये जो भाग रहा है, वो जो उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर हम यूज कर लें तो हमारा फायदा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक यूजर लगा देते हैं। यूजर मतलब एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहां पर आप इसको बोलो, ये बल्ब हो सकता है ना, फैन हो सकता है, आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, ओके, या एसी हो गया, जो भी आपको यूज करना वो आप लगा दो। तो ये चार्ज जब इधर से फ्लो होगा तो वो जो है यूज अप हो जाएगा, और उसके बाद वो वापस जाकर के उधर मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरीके से काम करती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको बंद करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये की लगा दिया। अब कितना करंट है ये मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक अमीटर लगा देंगे यहाँ पे, एक अमीटर लगा दिया, और कितना पोटेंशियल दे रहा है बैटरी ये अगर देखना हो तो हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, है ना। मैं इस सर्किट को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं। तो एक टिपिकल जो सर्किट होता है वो इस टाइप का होगा कि ये आपके पास में कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स है, वो यहाँ पर मैं एक बैटरी के रूप फॉर्म में दिखा रहा हूँ। एक पावर प्लांट भी होता है, पावर प्लांट में जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहां पर भी ये किसी वो जो हाइड्रो पावर प्लांट हो, जो भी वो स्टीम जो है उससे, या पानी डैम से ऊपर से नीचे गिरा करके टरबाइन को हमको रोटेट करना है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को फिर जनरेट करेंगे। वो आप क्लासरूम में जरा डिटेल में पढ़ोगे। तो ये जो है अमीटर हो गया। अगर हमको जरूरत है तो हम अमीटर लगा सकते हैं, लैबोरेटरी में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अमीटर लगा लेते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव एंड, इसको निगेटिव एंड मानते हैं, और ये है इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन वो इस तरफ में है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होकर के जाएगा, और हम टिपिकली बोलते हैं करंट का डायरेक्शन जो है ये वाला शो करते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव साइड में। ओके, ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये हमारे क्या है, यूजर्स हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, या कॉमन टर्म है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टर हो गए जो
बल्ब के फॉर्म में हो सकता है, फैन के फॉर्म में हो सकता है, कूलर के फॉर्म में हो सकता है, या जो भी अप्लायंस है वो यूज करने के लिए है, और वो वापस यहाँ से करंट आएगा और वापस जो है ये इसमें चला जाएगा। अब हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़े थे, चार्ज के बारे में। तो क्या होगा, यहां से ये क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज किस में है, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन के अंदर में इतना चार्ज है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो ये चार्ज जो है हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना चार्ज फ्लो हुआ तो हम बोलते हैं क्यू चार्ज फ्लो हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं करंट की। तो करंट क्या है, जैसे एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, तो उसमें आप क्या करते हो भी, जितना ज्यादा वाटर फ्लो होगा तो आप बोलेंगे बहुत ज्यादा वाटर करंट है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। तो कैसे मेजर करेंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट टाइम में ले लेंगे, या तो पर सेकंड एक ले लो, 1 सेकंड ले लो। तो 1 सेकंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हम बोलेंगे करंट उतना ज्यादा है। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये किसका इक्वल हो गया, ये आपका हो जाएगा करंट के बराबर। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और ये चार्ज क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है, तो ये इतने सारे जो चार्ज है वो क्यू के फॉर्म में शो कर रहे हैं। और पर यूनिट टाइम, जितना टाइम के लिए फ्लो होगा वो हम कर देंगे तो आई हमको मिल जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहां से क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी आया। और दूसरा क्या हुआ, Q किसके बराबर है, तो आप देख रहे हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो हम E से डिनोट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो हुए उसको N से शो करते हैं। तो N, Q इज इक्वल टू N इंटू E हो गया। तो कभी मैंने जो मेरे पिछले जो वीडियोस है उसमें आप देखोगे मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आप I इंटू टी इज इक्वल टू N इंटू E करके आप निकाल लो, है ना। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा जो आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि चार्ज के बारे में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने को बोलते हैं, टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाओ। तो आपका क्या ये हो गया, आप इसको सिंपल जो है एक बैटरी के फॉर्म में ऐसे करके शो कर दो। ये आपकी बैटरी हो गई, और ये जो ऐसे चला गया, अब मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। इसकी जगह आप एक जो है रेजिस्टेंस ऐसा करके लगा दो, और ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इजी है। फिर सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको कौन देता है, जो बैटरी है वहीं से आपको पोटेंशियल मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब बैटरी के अंदर में क्या हुआ कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो केमिकल एनर्जी जो यूज अप हुई किसको, चार्ज को सेपरेट करने के लिए, चार्ज को सेपरेट करने के लिए। तो उसके कारण क्या होगा, इसमें एक पोटेंशियल आ गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि अब ये चार्ज जो है फ्लो होने के लिए तैयार है ना। जैसे कि आप कोई चीज है, ये मैं इसको रखा हूं जीरो पोटेंशियल में, इसको मैंने वर्क करूंगा इसके ऊपर, ये मैंने वर्क किया, इसको ऊपर उठा दिया, अब इसमें एक पोटेंशियल आ गया। क्या, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा ये नीचे गिर जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहां पर केमिकल एनर्जी उसने वर्क किया, चार्ज को सेपरेट किया, तो अब ये चार्ज जो है आपस में पॉजिटिव और निगेटिव जो है मिलने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। तो वो जैसे ही उनको यहाँ से रास्ता मिलेगा फ्लो होने का, वो यहाँ से फ्लो होकर के मिलने की कोशिश करेंगे। तो यही जो है उसमें पोटेंशियल है, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज जितना ज्यादा ये वर्क करेगा, केमिकल एनर्जी जो वर्क कर रही है यहाँ जितना ज्यादा वर्क करेगी उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जितना चार्ज उसने बनाया और जितना वर्क किया उतना उसमें पोटेंशियल आ गया, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और यही एनर्जी जो है हम यूज करते हैं जो है हमारे पर्पस के लिए। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम जैसे होता है ना, डिफाइन 1 वोल्ट करके आता है क्वेश्चन। तो आप उसमें क्या करते हो, 1 कूलम जो है, 1 कूलम क्या है, चार्ज है। कितना चार्ज है,
6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है मिल के बनाएंगे, उतना चार्ज है 1 कूलम। अब ये सोच लो आप 6 और उसके आगे 18 जीरोस, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे वो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जब, तब 1 कूलम चार्ज इकट्ठा हुआ, है ना, 1 कूलम चार्ज। और वो चार्ज को जो है हम जो है उसको फ्लो कराते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 जूल वर्क हुआ, है ना। तो ये जो है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम, भी आपने फॉर्मूला किया था। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कोई दो पॉइंट के बीच में जो है पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो रहेगा कि सपोज यहां पर जो है ये वायर रेजिस्टर जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर V1 पोटेंशियल है और यहाँ पर V2 पोटेंशियल है, तो हम बोलेंगे V2 माइनस V1 जो है इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म यूज होता है वो कभी भी दो पॉइंट के बीच में यूज होगा। आपको बोले अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो आप बताएंगे कि ये दो पॉइंट के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। और खाली पोटेंशियल बोलते हैं तो जो है उस बैटरी के लिए या कितना पोटेंशियल की बैटरी है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका एक टर्म हो गया जो यूज करते हैं हम सर्किट डायग्राम में। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ओम्स लॉ का। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल जो टर्म्स है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप लोग को पता है, आप लोगों ने इतने साल भर से पढ़ाई करो तो टेक्निकल टर्म्स आपको मालूम है। जो है एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए जो है कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये ओम्स लॉ जो है, अब ये इसने क्या किया, इसने एक ये टिपिकल एक सर्किट बनाया, इसमें ये 4 बैटरी लगाया, वी सबका जो है वोल्टेज मालूम वी है, ओके। अभी उसने ये सर्किट डायग्राम में खाली इस एक बैटरी को इंक्लूड किया, ठीक है, ये इंक्लूड किया उसने, यहाँ पर जो है वी मेजर किया और ये अमीटर से करंट मेजर किया। तो जो भी वैल्यू आई उसने यहाँ पे नोट कर लिया कि वी और आई की वैल्यू जो भी आई, ओके। फिर उसने बाद क्या किया, ये वाले बैटरी को भी इंक्लूड किया। अब ये 2 बैटरी सर्किट में इंक्लूड हो गए, 2 बैटरी से जो है 2 बैटरी से करंट जो है यहाँ पे आ रहा है और जो करंट आ रहा है, और अगेन उसने यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया और करंट भी यहाँ पे मेजर किया, है ना। फिर वैसे ही 3rd बैटरी को भी इंक्लूड किया और उसका करंट मेजर किया, और 4th बैटरी को भी इंक्लूड किया, 4th मेजर किया। तो आप इसमें क्या फाइंड किया कि इसमें जैसे जैसे जो है हम V को बढ़ाते जा रहे हैं, I की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। मतलब क्या हुआ कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे V बढ़ा रहा है I भी बढ़ते जा रही है, V और I जो है दोनों प्रोपोर्शनल है। और V इज इक्वल टू IR, R क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट है। मतलब कि इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में ये एक जो हमने एलिमेंट लगाया है ये R है ना। अभी आप देख रहे हो कि हमने V की वैल्यू चेंज किया तो I की वैल्यू भी चेंज होते गई, बट R वैल्यू वही फिक्स रखी हुई थी, है ना। तो R यहाँ पे कांस्टेंट था इसमें, तो हमने देखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I व्हेन R इज केप्ट कांस्टेंट। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो है V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और यहां से हमको V इज इक्वल टू IR इक्वेशन मिलता है, और ये जो है हम सभी जगह उसको अलग अलग केसेस में यूज करते हैं। जैसे कि ये वाले केस में तो यहाँ पे V है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, और IR, तो V इज इक्वल टू IR हुआ, V इज इक्वल टू I, और ये R है ना। अब इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ये V इज इक्वल टू IR हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है कि जब हम पैरेलल में जब लेते हैं तो R इक्विवेलेंट कम होते जाता है, और जैसे जब अप्लायंस को हटाते जाते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो जो भी सर्किट में होगा उसका R की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इस V के अगेंस्ट में I इंटू R हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि ये वाले सर्किट में हम एक बैटरी ले लिया जिसका जो है V फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से करंट पास हो रहा है, अब हम इसमें पहले जो है एक नाइक्रोम का वायर लगाते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का वायर लगाएंगे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पर जो है करंट कितना वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो हमको करंट मिला I1 सपोज, फिर हम उसको हटा के 10 वाट का एक बल्ब लगाते हैं,
उसका रेजिस्टेंस हमें जो भी R2 होगा तो हमको करंट सपोज चेंज मिलेगा, I2 करंट हो जाएगा। फिर तीसरा एक और जो है लगाते हैं, टॉर्च बल्ब लगा दिया आपने, ये सब लैब में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो उसका रेजिस्टेंस R3 है, किसका, टॉर्च बल्ब का। ये R1 है इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 है। और उस समय हम करंट मेजर किए यहाँ पर, तो हमको मिला I3। अब हमने इस केस में क्या किया, V को फिक्स रख दिया। तो ये वाले जो इक्वेशन है हमारा V = IR, अब इसमें हमने क्या किया, V को फिक्स कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि R जो है वो I जो है वो 1/R के प्रोपोर्शनल है, या I is proportional to 1/R। अगर V यहाँ पर फिक्स है तो R अगर ज्यादा है तो I कम हो जाएगा, है ना, और R अगर कम है तो I ज्यादा हो जाएगा। जैसे नाइक्रोम इसके अगर R कम है तो I जो है ज्यादा हो जाएगा, फिर R बढ़ाते जाएंगे तो I कम होते जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये ऑब्जर्व किए कि I इंटू R अगर करते हैं तो ये हमेशा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू दी V की वैल्यू। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला। जैसे ओम्स लॉ में हमने R को फिक्स रखा था तो वो V इज प्रोपोर्शनल टू I था, यहाँ पर V को फिक्स रखा तो हमको I इंटू R कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी उस जो ओम्स लॉ उसको जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोई जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं। तो उसके बाद आपने देखा होगा ये हो गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो है वो ρL/A, तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि ये लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस जो है वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस जो होता है वो जो मटेरियल है उसकी एक क्वालिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस की उतना ज़्यादा उसको जो है ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, तो वो लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, तो आप जितना ज़्यादा सर्फ एरिया बढ़ा दोगे तो उतनी जगह मिल जाएगी उसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए। तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर वायर का जो एरिया बढ़ा देंगे, विड्थ बढ़ा देंगे। और ये जो रो है ये तो रेजिस्टिविटी है किसकी, मटेरियल की। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, और वो जो है फिक्स होती है। तो वो जो भी कंडक्टर आप लेंगे, जो भी मटेरियल का लेंगे, उसके लिए वो रो की वैल्यू फिक्स रहेगी, है ना। अब रेजिस्टेंस को हम लोग जो है पैरेलल में और सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ये पैरेलल में लगाए, ये सीरीज में लगाए, तो क्या हुआ बेसिकली जब पैरेलल में लगाते हैं तो R की वैल्यू आप क्या करते हो, 1/R + 1/R करते हो, है ना। तो 1/R + 1/R, तो RP आपको क्या मिलता है, R/N आ जाता है ना। R इंटू R, R²/2 यहां पर आ जाएगा, और RP = R/2। तो ये जो है फार्मूला, इसमें आप देख रहे हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके, पैरेलल के केस में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और सीरीज के केस में वो डबल हो जा रहा है ना। सीरीज के केस में क्या हो रहा है, वो डबल हो जा रहा है। अब ये जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं उसमें मैंने एक एनालॉजी करने का कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, कि जब पैरेलल जो होता है उसमें हम बोलते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू सभी के लिए सेम रहती है। मतलब इसको भी वही वोल्टेज मिलेगा, इसको भी वही वोल्टेज मिलेगा। और सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू जो है यहाँ डिवाइड हो जाती है। मतलब सपोज इसका V वोल्टेज है ये, तो इसका जो वोल्टेज V/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे V/2 हो जाएगा। और R दोनों का सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ पे तो V वैल्यू रहेगी। जब यहाँ पर जो करंट आएगा उस समय उसकी वैल्यू V/2 हो जाएगी, और जब यहाँ पहुंचेगा इसको क्रॉस करके तो वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे आकर के 0 हो गई। ठीक है, तो ये सीरीज के केस में होता है। मगर पैरेलल के केस में V की वैल्यू हमेशा यहाँ पे V रहेगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे V वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में जो है वो
जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप कैसे समझेंगे क्यों ऐसा होता है, तो मैं एक छोटा सा एनालॉजी किया हूँ कि सपोज ये एक वाटर का टैंक है, यहाँ से आप 3 अलग अलग पाइप लेकर के रखें और ये जो भी एक ऑब्स्टेकल है, रेजिस्टेंस है या जो भी है, तो वाटर का फोर्स तीनों में सेम रहेगा। ये क्योंकि तीनों अलग अलग पाइप से आ रहा है तो तीनों को सेम फोर्स से वाटर मिलेगा और तीनों जो है ये रेजिस्टेंस को इजीली पार कर लेंगे। सीरीज में क्या होगा कि सपोज एक ही पाइप हम लाते हैं नीचे और रेजिस्टेंस 3 हमने ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी वाटर गिरेगा उसका जो फोर्स होगा इसको क्रॉस करने के बाद में थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा वाटर तो और कम फोर्स हो जाएगा वाटर का, इसको क्रॉस करेगा तो और कम हो जाएगा। तो वो ये केस हम सीरीज में वही उसको आप ऐसे करके समझ सकते हो। और ये जो वाटर है वो आई हो गया, करंट हो गया, और ये जो ऑब्स्टेकल है वो रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको आप इस तरीके से एनालॉजी करके समझ सकते हो कि क्यों ऐसा वोल्टेज क्यों कम हो जाता है या वोल्टेज क्यों डिवाइड हो जाता है। तो कभी भी सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मगर पैरेलल में वो डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए हम घरों में सब जगह जो है पैरेलल कनेक्शन ही रखते हैं ताकि सभी अप्लायंस को पूरा पूरा बराबर वोल्टेज मिले और जिसकी जैसा जरूरत रहेगी उतना वो करंट वहां से वो ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हीट का या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का या वर्क डन अपन उसको बोल। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि जूल्स ने फाइंड किया कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब जो भी हम एलिमेंट डिजाइन करते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट यूज करने के लिए, तो हीट उसमें जो प्रोड्यूस होगी वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर रहता है। ये उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा और करंट का स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, और फिर उसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, अब तो हम पर्टिकुलर मटेरियल यूज करेंगे तो मटेरियल की क्या रेजिस्टिविटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो वो जो है रेजिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा जो है वो है टाइम, कि भाई जितनी ज्यादा देर तक आप करंट पास करेंगे तो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। तो वो ये तीनों को मिला करके H इज जो है आई स्क्वायर आर टी, ये जो है इसका फार्मूला पहले आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर हम आई स्क्वायर को एक और आर से मल्टीप्लाई कर दो और वही आर से नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और ये आपको बन गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये फार्मूला यहीं से आ गया। और तीसरा जो फार्मूला है यही जो है, इसको में से V इज इक्वल टू आई आर कर दो, V और एक आई बच जाएगा, तो ये आपका तीसरा फार्मूला भी यहीं से आ गया। और चौथा जो फार्मूला वो क्या है, Q इंटू वी। तो हीट क्या है, ये वर्क डन भी है ना। वर्क डन और हीट दोनों सेम चीज है। तो वर्क डन क्या है, जितना ज्यादा चार्ज को, है ना, जितना ज्यादा चार्ज को आप V पोटेंशियल से आपको लेके जाना है Q चार्ज को, आपको इतना रेस करना है तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, कितना Q इंटू वी वर्क आपको करना है ना। चार्ज मतलब क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपको यहाँ पे इतना पोटेंशियल जो उसको एक ऐसे हाइट समझ लो, तो उतना में लेके जाना है आपको हाइट में, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना है, Q इंटू वी। तो ये जो है वर्क वाले जो फार्मूला है, ये इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे करके याद कर लीजिए और इसमें से कोई फार्मूला आपके काम का है वो उसको यूज करना। अब दूसरी बात क्या है, पावर। तो पावर क्या है, आप कैसे बोलते हो ना, अरे जो है आपको कभी कोई इनकरेज करता है आपके टीचर या पेरेंट्स वाले, तुम्हें तो बहुत पावर, तुम्हें बहुत दम है, तुम सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो पावर वही टर्म है कि पावर क्या है कि वर्क डन, वर्क तो करेगा मगर कितनी देर में, जितना कम टाइम में करेगा उतना ज्यादा उसका पावर होगा। तो हम यहाँ पे पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जितना कम टाइम होगा, जितना कम टाइम में वर्क करेगा उतना ज्यादा पावर होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कम होगा तो ये न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, या जितनी जल्दी हीट प्रोड्यूस करेगा कोई अप्लायंस तो उतना ज्यादा उसका पावर भी होगा, ठीक है ना। तो आप 2000 वाट का सपोज गीजर रखे हो और 3000 वाट का गीजर रखे हो, तो पानी किस में जल्दी गर्म होगा। अब नेचुरली 3000 वाट वाला जो गीजर उसमें पानी ज्यादा जल्दी गर्म होगा, 2000 वाट वाले में थोड़ी देर से गर्म होगा, मगर गर्म वो भी होगा,
एनर्जी दोनों बराबर उतना ही यूज करेंगे। अगर उतना ही टेम्परेचर गर्म करना है पानी तो दोनों एनर्जी सेम यूज करेंगे, बट जल्दी कौन सा होगा, है ना। तो 3000 वाट वाला जल्दी होगा। जैसे आप कोई कार है या आप बाइक चलाते हो, तो बाइक है आपके पास में, तो बाइक क्या है, जैसे ज्यादा पावर वाली बाइक आती है तो वो क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड को 5 सेकेंड्स में कवर कर लेगी। तो आप बोलते हैं इसका पावर ज्यादा है। और वही आप जो है पुरानी बाइक चलाते हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर या ऐसी कोई बाइक, तो बोलते हो अरे ये तो 10 सेकंड हो गए, 100 का स्पीड भी नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, उसका पावर ज्यादा है। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट वही है। और पावर का फॉर्मूला में टाइम का जो है एलिमेंट हट जाएगा, या वर्क डन है तो उसमें डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। और तीसरा जो है एफिशिएंसी, कोई भी एफिशिएंसी जैसी रहती है किसी की भी आप अप्लायंस की, तो आप इनपुट जो है पावर दे रहे हो तो आउटपुट भी आपको उतना उसका एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कुछ आपका वेस्ट हो ही रहा है। वो जो वेस्टेज है वो हमारा जो है एफिशिएंसी को कम कर देता है। इसीलिए आउटपुट पावर को न्यूमरेटर में रखते हैं और इनपुट पावर को डिनोमिनेटर में रखते हैं, और ये हमारे एफिशिएंसी का कैलकुलेट इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटा ओवरऑल इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन्स और ये करंट और वोल्टेज ये सब कैसे वर्क करते हैं, क्या आपस में रिलेशन है, यही मैं आपको समझाने के लिए किया था। बाकी टेक्निकल टर्म्स में आपको समझना है तो आपको जो है थोड़ा सा जो है उसमें बुक में जा करके आप इसको अब समझ सकते हो और अच्छे से। ओके, सो ऑल द बेस्ट।